Hey, lovely people out there, welcome to my YouTube channel and thanks for clicking on this video. आज का वीडियो प्रेजेंटेशन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है because in our today's video presentation we are going to understand a very beautiful concept, and that particular concept is known as generation and conduction of nerve impulses. So before starting our today's video presentation, let me give you a brief review कि आज के इस वीडियो प्रेजेंटेशन में हम कौन सी चीजें डिस्कस करने वाले हैं. So the very first point that we are going to discuss in our today's video presentation, that is the basic overview of the parts of neuron. अब आपका यहाँ पे क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि सर व्हाई वी आर अंडरस्टैंडिंग द बेसिक पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन. सो ये जो आज का कंसेप्ट है, दैट पर्टिकुलर कंसेप्ट इज रिलेटेड विथ अवर नर्वस सिस्टम. एंड हमें ये पता है कि व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, दैट इज नोन एज अ न्यूरॉन. सो अगर हम आज के कंसेप्ट की बात कर रहे हैं, वी मस्ट अंडरस्टैंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अवर न्यूरॉन, तभी हम आज का कंसेप्ट अच्छे से समझ पाएंगे. सो फॉर दैट, द वेरी फर्स्ट एलिमेंट that we are going to discuss in our today's video presentation, that is the basic overview of the parts of neuron. Then we are going to understand कि जब हमारा न्यूरॉन रेस्टिंग स्टेज में होता है, why the resting stage में there is a development of two opposite charges, and this particular charge development is also known as the polarized state of neuron. Then we will understand कि जैसे ही एक न्यूरॉन को कोई स्टिम्युलस मिलता है, how this particular neuron is capable of generating action potential, and that particular stage, my dear friend, is known as depolarized state. Depolarization होने के बाद क्या वापस से जो न्यूरॉन है वो रेस्टिंग में आना चाहिए क्या? यस, दैट वापस से रेस्टिंग फेज में आना, that concept is known as repolarization stage. So without wasting any further time, let us get started with our today's video presentation with the concept of basic overview of the parts of neuron. So as you all can see on your screen, here is a pictorial image of our neuron. Now ये जो न्यूरॉन होते हैं, क्या ये सिग्नल को रिसीव करने का काम भी करते हैं क्या? यस. सो ये जो सिग्नल, जो इम्पल्सेस है, जो स्टिम्युलस है, वो रिसीव कौन सा पार्ट ऑफ न्यूरॉन करेगा? सो एज यू ऑल कैन सी ऑन योर स्क्रीन, यहाँ पे वी हैव सम फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, एंड दिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आर नोन एज डेंड्राइट्स. सो डेंड्राइट्स का बेसिक काम क्या है? डेंड्राइट्स का काम ये है टू रिसीव द सिग्नल्स. अब ये जो सिग्नल मेरे डेंड्राइट ने कलेक्ट किया है, क्या वो आगे के स्ट्रक्चर में पास ऑन होना चाहिए क्या? यस. सो जैसे ही डेंड्राइट्स ने सिग्नल को कलेक्ट किया, दैट सिग्नल, दैट स्टिम्युलाई is going to the next region of our neuron, and that, my dear friend, is known as the cell body. Cell body से, as you all can see, कि यहां से एक elongated ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर अराइज हो रहा है, and the tube like structure is known as axon. Axon कहीं ना कहीं पे तो खत्म होगा. That ending of the axon is known as axon terminal. एंड यहाँ पे जैसे ही हमारा इम्पल्स एक्सॉन टर्मिनल पे आएगा, दिस पर्टिकुलर सिग्नल is getting transferred to our next neuron.
एंड ऐसे ही ये जो प्रोसेस है दैट विल कंटिन्यू. सो यहाँ पे देयर आर टू important terminologies. The very first one is known as impulse conduction, and the second one is known as impulse transmission. क्या ये दोनों के दोनों कंसेप्ट में कोई फर्क है क्या? The answer is yes. इम्पल्स कंडक्शन का मतलब क्या होता है? जब ये पर्टिकुलर इम्पल्स और वी कैन से जब ये न्यूरॉन को एक स्टिम्युलस मिलता है, क्या वो स्टिम्युलस अलोंग द एक्सॉन ट्रैवल करता है क्या? यस. सो ट्रैवलिंग ऑफ द नर्व इम्पल्स within the axon, that particular concept is known as impulse conduction. एंड जब ये हमारा सिग्नल एक्सॉन टर्मिनल पे पहुंच जाता है, क्या एक्सॉन टर्मिनल के बाद पे यहाँ पे एक दूसरा न्यूरॉन सिग्नल को रिसीव करने के लिए वेट कर रहा है क्या? यस. सो ट्रांसफरिंग ऑफ द इम्पल्सेस फ्रॉम एक्सॉन टर्मिनल to the next neuron, that, my dear friend, is known as impulse transmission. So there is a difference between impulse conduction, जब impulse axon के थ्रू पास हो रहा होता है, that is known as impulse conduction, एंड जब ये पर्टिकुलर इम्पल्स एक्सॉन टर्मिनल से नेक्स्ट न्यूरॉन में ट्रांसफर जब हम करते हैं, दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज नोन एज इम्पल्स ट्रांसमिशन. आई होप ये जो पर्टिकुलर कंसेप्ट है वो एब्सोल्युटली आपके दिमाग में फिट हो गया है. Now let us move on to our next important concept, and that particular concept is generation and conduction of nerve impulse. So neurons are the excitable cells because their membranes are in polarized state. अब यहाँ पे एक वर्ड आता है that is known as the polarized state. सर इसका मतलब क्या होता है? Have you seen a magnet? मैग्नेट पे क्या दो अपोजिट पोल्स प्रेजेंट होते हैं क्या? एक होता है हमारा नॉर्थ पोल एंड एक होता है हमारा साउथ पोल. उसी तरीके से क्या ये न्यूरॉन्स पे भी क्या अपोजिट चार्जेस डेवलप होते हैं क्या? द आंसर इज यस. एंड दैट डेवलपमेंट ऑफ अपोजिट चार्जेस इज नोन एज द पोलराइज्ड स्टेट ऑफ न्यूरॉन. नाउ ये जो पर्टिकुलर यहाँ पे हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं ऑफ अवर सेल, एंड यहाँ पे वी नो कि ये जो पर्टिकुलर पूरा रेड कलर में जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, दैट इज द इंट्रासेल्यूलर सेल, एंड इसके बाहर का जो एनवायरमेंट होगा दैट विल बी एक्स्ट्रा सेल्यूलर. अब ये जो हमारा एक्सॉन होता है, क्या उसके ऊपर एक लेयर या फिर कवरिंग प्रेजेंट होती है क्या? यस, जस्ट लाइक अवर सेल मेम्ब्रेन. सो एक्सॉन के ऊपर जो कवरिंग प्रेजेंट होती है, दैट माय डियर फ्रेंड इज नोन एज एक्सोलेमा. क्या बोलेंगे उसको? एक्सोलेमा. अब ये एक्सॉन के अंदर जैसे नॉर्मल सेल में क्या साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है क्या? यस. सो इनसाइड ऑफ द एक्सॉन अ फ्लूइड इज प्रेजेंट, एंड दैट फ्लूइड, माय डियर फ्रेंड, is known as exoplasm. Now let us understand कि एक्चुअल में क्यों हमारा न्यूरॉन अलग अलग पोल्स को जनरेट करता है. So the external tissue fluid has both sodium ions and potassium ions, but there is predominance of sodium and chloride ion. सो यहाँ पे वी नो कि सेल के बाहर की जो स्पेस है दैट इज नोन एज द एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस, एंड यहाँ पे सेल के बाहर कौन से दो आयंस प्रीडोमिनेंटली प्रेजेंट होते हैं? द वेरी फर्स्ट वन इज अवर सोडियम,
एंड सेकेंड वन इज अवर क्लोराइड। चलो ये बात हो गई एक्स्ट्रा सेल्यूलरली। क्या इंट्रा सेल्यूलरली यानी कि विद इन द सेल्स कौन से आयंस प्रेजेंट होते हैं? सो ऑलवेज रिमेंबर दैट आवर सेल्स आर बैग्स ऑफ पोटेशियम, यानी कि हमारे सेल में कौन सा आयन एकदम अबेंडेंटली प्रेजेंट होता है? द आंसर इज पोटेशियम. So potassium is present predominant in the intracellular fluid along with large negatively charged protein molecules and nucleic acid. So as it is very dominating from this particular image कि बाहर के तरफ सोडियम आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा है along with क्लोराइड आयन कंसंट्रेशन, and intracellularly there is abundance of potassium ions. क्या पोटेशियम अकेला यहाँ पे प्रेजेंट है क्या? नहीं, पोटेशियम के साथ में कैन यू सी दिस ब्लैक बॉल लाइक स्ट्रक्चर? दैट ब्लैक बॉल लाइक स्ट्रक्चर आर अवर नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स. नाउ इसी कंसेप्ट को हम और थोड़ा आगे लेके जाते हैं. Now, membrane has differential permeability to different things. यहां पे एक वर्ड आता है that is a differential permeability. What is the concept of differential permeability? Differential का मतलब होता है difference, यानी कि कुछ ना कुछ इसमें different है, अलग है. Permeability का मतलब होता है ability of the ion to pass through our membrane. That particular concept is known as permeability. अब ये जो हमारा सेल होता है इसमें दो इंपॉर्टेंट लीकी चैनल्स प्रेजेंट होते हैं. The very first one is known as sodium leaky channel and the second one is known as potassium leaky channel. बट सर क्या हम पहले नेगेटिव चार्जेस की बात कर ले क्या? हाँ जी. सो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट हमको ये क्लियर हुआ दैट मेम्ब्रेन इज हैविंग डिफरेंशियल परमिएबिलिटी टू डिफरेंट थिंग्स. अब ये क्या बोल रहे हैं कि मेम्ब्रेन इज कंप्लीटली इम्परमिएबल टू नेगेटिव चार्ज. सो यहाँ पे एक्स्ट्रा सेल्यूलरली कौन सा नेगेटिव आयन प्रेजेंट था? दैट इज अ क्लोराइड. एंड इंट्रासेल्यूलरली कौन सा हमारा चार्ज प्रेजेंट था? दैट इज नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स. क्या ये नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स एंड अवर नेगेटिवली चार्ज्ड क्लोराइड आयंस क्या ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके कुछ कर सकते हैं क्या? द आंसर इज नो. क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है दैट इज कंप्लीटली इम्परमिएबल. यानी कि इम्परमिएबल का मतलब क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन ये जो नेगेटिव चार्ज होते हैं उनको अपने भीतर नहीं जाने देते हैं. सो अगर नेगेटिव की बात हम छोड़ देते हैं हमारे पास दो इंपॉर्टेंट आयंस बचते हैं. यस और नो? द वेरी फर्स्ट वन जो कि प्रीडोमिनेंटली एक्स्ट्रा सेल्यूलर में प्रेजेंट है दैट इज अवर सोडियम. एंड इंट्रासेल्यूलरली जो सबसे ज्यादा आयन प्रेजेंट होता है दैट इज अवर पोटेशियम. सो चलो फटाफट से हम डिस्कशन करते हैं कि सोडियम के लिए ये क्या कह रहे हैं एंड पोटेशियम के लिए ये क्या कह रहे हैं. सो एज आई टोल्ड यू कि ये जो हमारा मेम्ब्रेन होता है इसमें कुछ आयन चैनल्स होते हैं and those ion channels are known as leaky ion channels. अब लीकी आयन चैनल्स में ये पार्शियलिटी करते हैं. पोटेशियम के लिए क्या कह रहे हैं? इट इज फ्रीली परमिएबल. यानी कि पोटेशियम आयन आराम से सेल के बाहर जा सकता है. इट इज फ्रीली परमिएबल.
सोडियम के लिए क्या कर रहे हैं? इट इज नियरली इम्परमिएबल टू दी सोडियम आयंस। नाउ आयन चैनल्स में हमने देखा कि पोटेशियम को फ्री एग्जिट है, इट इज फ्रीली परमिएबल। अभी जस्ट थिंक लॉजिकली, ये जो हमारा आयन होता है, इट लव्स टू मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब लेट अस गेट बैक टू अवर इमेज एंड लेट अस थिंक कि अगर हम बोल रहे हैं कि पोटेशियम लीकी चैनल्स इज परमिएबल, फ्रीली परमिएबल, तो ये जो चैनल है उसमें से पोटेशियम बाहर क्यों जा रहा है? बिकॉज इंट्रासेल्युलरली कौन सा आयन सबसे ज्यादा प्रेजेंट है? दैट इज पोटेशियम। पोटेशियम का कंसंट्रेशन बाहर क्या अंदर के मुकाबले कम है क्या? यस। सो आयंस लव टू मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इसीलिए ये जो हमारा पोटेशियम है वो पोटेशियम लीकी चैनल से बाहर के तरफ जा रहा है। एंड इसकी एग्जिट, क्या इसको कोई रोकने वाला है क्या? बिल्कुल भी नहीं। क्या ये खुद के मर्जी से एकदम फ्रीली सेल के बाहर जा सकता है क्या? 101% यस। सो यहां पे ये लोग क्या लिख रहे हैं? इट इज फ्रीली परमिएबल टू पोटेशियम आयंस, एंड उसके वजह से क्या होगा? एग्जिट आउट फास्टर। जो पोटेशियम है वो सेल के बाहर फटाफट चला जाएगा। क्यों फटाफट जाएगा? क्योंकि उसको कोई भी रोकने वाला नहीं है। ऑन द अदर हैंड, अगर हम सोडियम आयन की बात करते हैं, क्या सोडियम आयन नियरली इम्परमिएबल है क्या? नियरली इम्परमिएबल का मतलब क्या है? क्या ये सोडियम आयन सेल मेम्ब्रेन को पास कर सकता है क्या? हाँ, कर सकता है। बट पोटेशियम आयन के मुकाबले क्या इसकी परमिएबिलिटी यानी कि पास होने की एबिलिटी थ्रू अवर मेम्ब्रेन, क्या ये थोड़ी सी कम है क्या? यस। अगर ये थोड़ी सी कम है, क्या इसकी एंट्री स्लो होगी क्या? अब आप बताओ कि ये क्यों एंटर हो रहा है? लेट अस अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट फर्स्ट। हमें एक रूल पता है दैट सोडियम का कंसंट्रेशन एक्स्ट्रा सेल्यूलरली यानी कि सेल के बाहर ज्यादा है, एंड उसके मुकाबले जो इनसाइड ऑफ द सेल है, क्या उसमें सोडियम का कंसंट्रेशन रिलेटिवली कम है क्या? यस। हमने अभी क्या पढ़ा? Iron loves to move from higher concentration gradient to a region of lower concentration gradient. So जो हमारा सोडियम है बाहर हाई कंसंट्रेशन है, सो सोडियम लीकी चैनल से ये हाई से लो के एरिया में जाएगा। सो देयर विल बी इनफ्लक्स यानी कि ये जो सोडियम है वो सेल के अंदर आएगा। बट यहां पे क्या कैच है? क्या इजीली ये सोडियम पोटेशियम के कंपैरिजन में क्या ये इजीली सेल के अंदर बाहर कर सकते हैं क्या? द आंसर इज नो। इसीलिए हमने क्या यहाँ पे वर्ड लिखा है? इट इज नियरली इम्परमिएबल टू सोडियम आयन। इसके वजह से क्या होगा? जो एंट्री ऑफ सोडियम है वो कम रेट पे होगा एज कंपेयर्ड टू पोटेशियम। पोटेशियम एकदम फ्रीली जा सकता है, इसीलिए उसकी जो एग्जिट है वो कैसी है? वो फास्टर है। जल्दी जल्दी पोटेशियम बाहर जाएगा। ऑन द अदर हैंड सोडियम की एंट्री क्या ये स्लो है? यस। नाउ इसके वजह से देयर इज द डेवलपमेंट ऑफ नेगेटिव चार्ज इनसाइड द सेल। अब ये कंसेप्ट को हमें ध्यान से अंडरस्टैंड करना है। पोटेशियम के ऊपर चार्ज क्या होता है? सो पोटेशियम इज हैविंग पॉजिटिव चार्ज, यस और नो? पोटेशियम
अगर सेल से बाहर जा रहा है, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि पॉजिटिविटी सेल से कम हो रही है? अगर पोटेशियम सेल से बाहर जल्दी जल्दी अगर जा रहे हैं, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि सेल के अंदर जो पॉजिटिविटी थी वो कम हो रही है? ऑन द अदर हैंड, जो एंट्री ऑफ सोडियम है वो स्लो है, एंड बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंस देयर इज द डेवलपमेंट ऑफ नेगेटिव चार्ज इनसाइड ऑफ द सेल। एंड यहाँ पे ये जो नेगेटिव चार्ज होता है वो कितना होता है? दैट इज -70 मिली वोल्ट, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। या फिर और अगर हमें इसको साइंटिफिक नेम देना है, देन वी से कि जो हमारा न्यूरॉन है दैट इज इन पोलराइज्ड स्टेट। क्यों पोलराइज हम इसको बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे दो अपोजिट चार्जेस डेवलप हो रहे हैं। कैसे दो अपोजिट चार्जेस डेवलप हो रहे हैं? इनसाइड ऑफ द सेल इज नेगेटिव एंड आउटसाइड ऑफ द सेल इज पॉजिटिव। ये क्यों हो रहा है? बिकॉज जो हमारा पोटेशियम है वो जल्दी जल्दी सेल के बाहर जा रहा है, एंड जो हमारा सोडियम है विच इज कैरिंग अ पॉजिटिव चार्ज वो रिलेटिवली कम स्पीड में अंदर आ रहा है। सो नेट चार्ज अंदर कितना रहेगा? दैट इज नेगेटिव। इसीलिए हम इसको ये कंसेप्ट को क्या नाम दे रहे हैं? दैट इज अवर न्यूरॉन इज इन पोलराइज्ड स्टेट। चलो, हमें ये तो समझ में आ गया कि why there is development of two opposite poles। अब मुझे एक बात बताओ, अगर किसी टाइम पे ये जो पोटेशियम है वो अगर बाहर जाने लगा, एंड बाहर पोटेशियम का कंसंट्रेशन अगर इक्वल हो गया, क्या ये पोल्स रहेंगे क्या? द आंसर इज नो। अगर कभी सोडियम जो आयन है जो कि अंदर आ रहे हैं, अगर बाहर सोडियम का कंसंट्रेशन एंड अंदर सोडियम का कंसंट्रेशन अगर सेम टू सेम हो गया, क्या ये प्रोसेस रुक जाएगी क्या? द आंसर इज यस। क्या ये पोलराइज्ड स्टेट को हमें मेंटेन करके भी रखना है क्या? यस। सो मेंटेन करने के लिए हमारे सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पंप काम करता है, एंड दैट पंप इज नोन एज सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप। अब ये पंप जब एक्टिवेट होता है, ये तीन सोडियम को अंदर से बाहर लेके जाता है, एंड उसके बदले में जो बाहर पोटेशियम है दो पोटेशियम को अंदर लेके आता है। बट सर, क्यों यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट है? मुझे एक बात बताओ, अगर सोडियम अंदर से बाहर जा रहा है, सोडियम का कंसंट्रेशन ज्यादा कहाँ पे होता है? सेल के बाहर। सेल के अंदर सोडियम का कंसंट्रेशन कैसा है? रिलेटिवली लो। सो अगर हमें आयन को लोअर ग्रेडियंट से हायर ग्रेडियंट पे ट्रांसपोर्ट अगर करना है, क्या उसके लिए एनर्जी लगेगी क्या? ऑन द अदर हैंड, पोटेशियम का लेवल कहाँ पे ज्यादा होता है? सेल के अंदर। ये जो पंप है वो पोटेशियम को कहां से ला रहा है? लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन से ला रहा है। सो अगर कोई आयन लोअर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से हायर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में अगर जा रहा है, क्या उसके लिए हमें एनर्जी की जरूरत पड़ेगी क्या? यस। एंड वी नो कि व्हाट इज द करेंसी ऑफ एनर्जी? दैट माय डियर फ्रेंड इज अवर एटीपी। सो ये जो हमारा पंप है दैट इज सोडियम पोटेशियम पंप, इट इज यूजिंग एटीपी फॉर दी ट्रांसपोर्टेशन। इसीलिए इस पंप का नाम हमने क्या रखा है? दैट इज सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप। एंड व्हाट इज द मेन स्पेशलिटी? ये जो पर्टिकुलर सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप है,
ये हमारे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन करके रखता है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि जब हमारा न्यूरॉन कोई इम्पल्स अगर इसको रिसीव होता है, then what will be the consequences? So as you can see on your screen, यहाँ पे ये जो डेंड्राइट्स है, इसने क्या डिटेक्ट किया? स्टिम्युलाई डिटेक्ट किया। अब ये जो स्टिम्युलाई जब आता है, देयर आर अ स्पेशलाइज्ड आयन चैनल जिसे हम वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स बोलते हैं, वो ओपन अप हो जाते हैं। नाउ यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स है। दिस आर नॉट लीकी सोडियम चैनल्स। क्या लीकी सोडियम चैनल्स अलग है? यस। क्या वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स अलग है? यस। सो जैसे ही ये न्यूरॉन को एक स्टिम्युलाई आएगा, देयर विल बी ओपनिंग ऑफ आवर वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। अब देखते हैं कि जब ये हमारा स्टिम्युलस आता है, सेल के अंदर क्या चेंजेस होंगे। सो द वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन्स। जैसे ही ये चैनल ओपन अप होगा, इट विल ब्रिंग सोडियम आयंस इनसाइड द सेल। अब इनसाइड द सेल क्यों लाएगा? बिकॉज वी नो कि सोडियम का कंसेंट्रेशन कहां पे ज्यादा होता है? सेल के बाहर। सेल के अंदर क्या सोडियम का कंसेंट्रेशन रिलेटिवली कम होता है क्या? यस। सो आयन लव्स टू मूव फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट टू अ लोअर कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट। इसीलिए जब ये वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन अप होंगे, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ सोडियम विल एंटर इनसाइड द सेल। अब मुझे एक बात बताओ, सोडियम के ऊपर चार्ज क्या प्रेजेंट होता है? दैट इज पॉजिटिव। अगर सेल के अंदर पॉजिटिव चार्जेस अगर आ रहे हैं, अंदर सेल के कौन सा चार्ज डेवलप होगा? दैट विल बी पॉजिटिव। एंड बाहर से ये पॉजिटिव चार्जेस अंदर आ रहे हैं, यानी कि बाहर नेगेटिव होता जा रहा है। इसीलिए बाहर कौन सा चार्ज डेवलप हुआ? दैट इज नेगेटिव। एंड अंदर सोडियम के इन्फ्लक्स के वजह से कौन सा चार्ज डेवलप हुआ? दैट इज पॉजिटिव। सो पॉजिटिव चार्ज डेवलप्स इनसाइड द सेल। एंड जो हमारा पहले जो पोटेंशियल -70 मिली वोल्ट था, अब इनसाइड ऑफ द सेल में कितना डेवलप होगा? दैट इज +30 मिली वोल्ट। एंड इसी को हमने क्या नाम दिया है? दैट कंसेप्ट इज नोन एज डीपोलराइज्ड स्टेट। अब ये सर डीपोलराइज्ड हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि पोल्स तो अभी भी है। नाउ जस्ट थिंक कि पहले सेल के अंदर एंड सेल के बाहर कितने का डिफरेंस था? दैट वाज -70। अब सेल के अंदर और बाहर कितने का डिफरेंस है? दैट इज +30। सो क्या डिफरेंस कम हुआ है क्या? जब आपका मोटिवेशन कम होता है, उसको हमने क्या नाम दिया है? डिमोटिवेशन। सिमिलरली ये जो पोलराइज की स्टेट है, पहले कितनी थी? -70। अभी वो कम होते होते +30 आ गई है। हेंस इट इज नोन एज डीपोलराइज्ड स्टेट। एंड इसी को हमने क्या नाम दिया है? एक्शन पोटेंशियल। सो सेकेंड स्टेज पे जब स्टिम्युलस आएगा, देयर विल बी इनफ्लक्स ऑफ अवर सोडियम। एंड उसके वजह से अंदर जो सेल है, दैट विल बिकम पॉजिटिव। एंड बाहर जो एनवायरमेंट है, दैट विल डेवलप अ नेगेटिव चार्ज। सो मेम्ब्रेन इज सेड टू बी डीपोलराइज्ड। अब ये जो ओपनिंग ऑफ अवर सोडियम चैनल होता है, that is for a short duration of time. It is followed by the opening of potassium channels. And जैसे ही यहाँ पे potassium channels open up होते हैं, it marks the beginning of our third important stage,
And that, my dear friend, is known as repolarization. So voltage gated sodium channels are now closed, and जैसे ही sodium channel close होंगे, there will be opening of our voltage gated potassium channel. So यहाँ पे पोटेशियम चैनल अगर ओपन अप हो जाते हैं, पोटेशियम का कंसंट्रेशन कहाँ पे ज्यादा है? दैट इज इनसाइड ऑफ द सेल। पोटेशियम का कंसंट्रेशन कहाँ पे कम है? आउटसाइड ऑफ द सेल। Ions love to move from higher concentration gradient to a region of lower concentration gradient. So यहाँ पे ये जो पोटेशियम है that will move out of the cell. अब मुझे एक बात बताओ, अगर पॉजिटिव चार्जेस बाहर की तरफ जा रहे हैं, कैन आई से सेल के अंदर पॉजिटिविटी की कमी हो रही है? एंड वंस अगेन ये जो हमारा सेल है वो वापस नेगेटिव स्टेज में आ जाएगा। सो वंस अगेन इनसाइड ऑफ द सेल बिकम्स नेगेटिव एंड आउटसाइड ऑफ द सेल बिकम्स पॉजिटिव। अब एक चीज ध्यान रखना, the opening of the potassium channels, to be very precise, the opening of the voltage gated potassium channels, ये चैनल ना तो जल्दी खुलते हैं, ना तो ये चैनल जल्दी बंद होते हैं। अब अगर ड्यूरिंग द फेज ऑफ रिपोलराइजेशन अगर पोटेशियम चैनल्स जल्दी अगर बंद नहीं हो रहे हैं, क्या still there is efflux of potassium? And efflux of potassium क्या ये -70 मिली वोल्ट को भी क्रॉस कर देगा क्या? यस। अभी रेस्टिंग मेम्ब्रेन का पोटेंशियल कितना हो गया है? दैट इज -90 मिली वोल्ट। क्या ये पोलराइज स्टेट से भी ज्यादा नेगेटिव हो गया है क्या? यस। एंड दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट इज नोन एज हाइपरपोलराइज्ड स्टेट। ये क्यों हो रहे हैं? बिकॉज ये जो हमारे वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स होते हैं, ये ना तो जल्दी ओपन अप होते हैं, ना ये जल्दी क्लोज होते हैं। सो जल्दी अगर ये क्लोज नहीं हो रहे हैं, स्टिल देयर इज लॉस ऑफ आवर पोटेशियम आयंस, एंड बिकॉज ऑफ दैट हेवी लॉस ऑफ पोटेशियम आयन, जो अंदर का सेल का एनवायरमेंट है वो -70 से भी नेगेटिव हो गया है। दैट पर्टिकुलर स्टेज इज नोन एज हाइपरपोलराइज्ड स्टेट। So thus potassium moves outside the cell, making the cell negative again. अब हमने चार्जेस को तो एक्सचेंज कर दिया, बट एक दिक्कत हो गई। सर क्या दिक्कत हो गई? ये जो पोटेशियम है, ये पोटेशियम सेल के बाहर जा रहा है। हाँ सर, सेल के बाहर तो जा रहा है, बट मुझे एक बात बताओ, ये जो पोटेशियम आयन की जगह होती है वो कहाँ पे होती है? हमने आज ही पढ़ा था, अवर सेल्स आर बैग्स ऑफ पोटेशियम। सो ये पोटेशियम क्या वापस सेल के अंदर आना चाहिए क्या? हाँ सर, आना चाहिए। सो उसके लिए हम वापस से अपने पंप को स्टार्ट करेंगे, एंड दैट पंप माय डियर फ्रेंड इज नोन एज सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप। उसके मदद से क्या होगा? ये जो हमारा पोटेशियम है वो वापस से सेल के अंदर आ जाएगा। सो सर वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स का क्या होगा? सो जैसे ही ये जो न्यूरॉन हाइपर पोलराइज स्टेट में आ जाएगा, थोड़े टाइम बाद ये जो पर्टिकुलर वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल है ये भी क्लोज हो जाएंगे। सो देयर विल बी नो इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम, एंड फिर उसके बाद ये जो हमारा सोडियम पोटेशियम एटीपेस का पंप है दैट वी विल रीएक्टिवेट। सो जो हमारे आयंस में जो गड़बड़ी हो रखी थी, पोटेशियम पहले बाहर ज्यादा था, अब वापस से वो अंदर ज्यादा होने लगेगा। सो दैट पर्टिकुलर कंसेप्ट इज अवर न्यूरॉन इन hyperpolarized state. Now let us understand all the series of events
in one particular image. यहाँ पे we can see कि here is our axon and यहाँ पे कौन सा particular axon है, that is resting axon. रेस्टिंग स्टेज पे क्या होगा, अंदर के साइड पे देयर विल बी नेगेटिव चार्ज एंड बाहर के साइड पे देयर विल बी पॉजिटिव चार्ज. अब ये जो इंपल्स है, जब एक स्टिम्युलस आएगा क्या होगा, चार्जेस उल्टे हो जाएंगे. अब अंदर क्या होगा, पॉजिटिव एंड बाहर क्या होगा, नेगेटिव. क्या ये इंपल्स आगे बढ़ते जा रहे हैं क्या, यस. तो जब ये पर्टिकुलर इंपल्स आगे बढ़ेगा, ये वाला जो पार्ट है क्या वो अभी भी रेस्टिंग में है क्या, यस. सो जब ये पर्टिकुलर इंपल्स आगे के तरफ बढ़ेगा, यहां पे देयर विल बी डीपोलराइजेशन एंड इस पर्टिकुलर एरिया में जो कि हम यहां पे देख पा रहे हैं, देयर विल बी रीपोलराइजेशन. सो यहाँ पे एक बार हमने स्टिम्युलस को अप्लाई किया, स्टिम्युलस अप्लाई करने के बाद ये जो न्यूरॉन है वो एक्शन पोटेंशियल में आया, दैट इज डीपोलराइजेशन. सो अंदर पॉजिटिव बाहर नेगेटिव, ये इंपल्स आगे ट्रेवल हुई, यहाँ पे अगेन देयर विल बी डीपोलराइजेशन, बट पीछे का जो साइड है क्या वहां पे अभी भी रीपोलराइजेशन हो रहा है क्या, यस. Now let us understand the whole concept with the help of a beautiful graph. यहाँ पे on our x-axis we have our time and on our y-axis we have our potential difference. हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, हमने स्टार्ट किया था -70 से एंड ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है दैट इज नोन एज द पोलराइज्ड स्टेट और वी कैन से इट इज अवर रेस्टिंग स्टेज, है या ना. अब जैसे ही ये स्टिम्युलस यहाँ पे आएगा, क्या कोई भी स्टिम्युलस हमारे न्यूरॉन में एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकता है क्या, बिल्कुल भी नहीं. सो देयर हैज टू बी अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ द स्टिम्युलस जिसे हम थ्रेशोल्ड बोलते हैं. अगर उतना स्टिम्युलस आएगा तो ही नेक्स्ट स्टेज में जाएगा, वरना नेक्स्ट स्टेज में नहीं जाएगा. सो यहाँ पे थ्रेशोल्ड कितना है, -55 मिली वोल्ट. जैसे ही थ्रेशोल्ड आया there will be a phase of depolarization and यहाँ पे क्या हो रहा था, हमारे वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स ओपन अप हो गए थे, जिसके वजह से ये जो पर्टिकुलर एनवायरमेंट है वो अंदर कितना हो गया, +30 मिली वोल्ट. देन उसके बाद इस स्टेज पे क्या हुआ, देयर इज क्लोजर ऑफ अवर वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स एंड तुरंत बाद कौन से चैनल ओपन होंगे, वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल ओपन होंगे. जैसे ही पोटेशियम ओपन अप हुआ, बहुत सारा पोटेशियम सेल के बाहर चला गया एंड वंस अगेन ये जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेल के अंदर ड्रॉप हो गया. बट मैंने क्या बोला था, पोटेशियम चैनल ना तो जल्दी खुलते हैं ना ये जल्दी बंद होते हैं. सो अगर ये बंद ही नहीं हुए तो क्या ये -70 से भी और नेगेटिव हो जाएंगे क्या, यस. एंड दिस पर्टिकुलर स्टेज इज नोन एज हाइपरपोलराइजेशन. फिर ये स्टेज पे क्या होगा, जो हमारा पोटेशियम चैनल पहले ओपन था अभी हम उसको क्लोज कर देंगे एंड वंस अगेन जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस सेल के अंदर पहले -70 था, वंस again it will attain that particular value. I hope the concept of the development of a generation and the conduction of nerve impulse is absolutely clear to all my dear students. अगर आपने यहाँ तक वीडियो लेक्चर देखा है, please consider subscribing to my YouTube channel, press that bell icon, like this video and share it with your friends. See you in the next video presentation. Till then, see ya, bye bye. Have a good day.